हेलो दोस्तों, मैं ऋतुराज आप सभी लोगों का जीके जीएस फैकल्टी स्वागत करता हूं प्रिपरेशन हंट में। तो आज से हम लोग एक नई वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं जिसमें कि मैं आप लोगों को हिस्ट्री के सबसे पहले पढ़ाऊंगा और आज की क्लास आपकी एंशिएंट इंडिया पे बेस्ड है। तो हम लोग चलिए देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री एक्चुअल में होता क्या है। फिर देखेंगे हम लोग टाइम लाइन, जिसे कि हम लोग समय रेखा भी बोलते हैं। समय रेखा क्या है। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू टाइम ग्लोसरी, ठीक है। इसे समय शब्दावली भी बोलते हैं कि समय शब्दावली क्या है। जैसे कि आपका डिकेड हो गया, ठीक है, डिकेड, सेंचुरी और ऐसे करके कई टर्म है, उसको हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ कैलेंडर, किस तरह से हमारी कैलेंडर डेवलप हुई। आज जो हम लोग कैलेंडर यूज कर रहे हैं वो किस तरह से डेवलप हुआ है उसको देखेंगे। फिर देखेंगे इंपॉर्टेंट एरास, यानी कि युग के बारे में देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण युग हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर देखेंगे इंडियन हिस्ट्री क्रोनोलॉजी, इसमें क्या हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री में किस तरह से डिवाइड है और उसको हम लोग आगे फर्दर वीडियो में किस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। और लास्ट में देखते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए चलते हैं। व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री है क्या, ठीक है। द स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। बीते हुए कालक्रम के बारे में अध्ययन करना ही हिस्ट्री है। तो ये तो बेसिक सिर्फ थी कि हिस्ट्री होता क्या, आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं हीरोडोटस, ठीक है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ये है कौन, क्या आप जानते हो हीरोडोटस है कौन? तो आपके लिए मैं बता दूं, ये हीरोडोटस हिस्ट्री के हीरो है, ठीक है। इन्हें फर्स्ट रियल हिस्टोरियन ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। इन्होंने एक बुक लिखा था द हिस्टोरीज 430 बीसी में, ठीक है। इन्होंने द हिस्टोरीज एक बुक लिखा था 430 बीसी में। उसके बाद इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री का किताब भी मिल गया और इन्हें हम लोग फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में या फिर कहीं भी पूछा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, आप सिंपल याद रखेंगे कि फादर ऑफ हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री के पिता कौन थे, हीरो थे। हीरो से याद रखिएगा हीरोडोटस, ठीक है। हीरोडोटस इज द फादर ऑफ हिस्ट्री। अब देखते हैं नेक्स्ट, लियोपोल्ड वन रैंके। ये कौन है? इनकी थोड़ी मोटी दाढ़ी हुआ करती थी, इस वीडियो में दाढ़ी नहीं है, बियर्ड नहीं, मैं बना देता हूं, ठीक है। तो लियोपोल्ड वन रैंके ये कौन थे? ये एक जर्मन हिस्टोरियन थे, जर्मन इतिहासकार थे। इन्होंने अपने लाइफ में पूरा हिस्ट्री के पीछे इंटरेस्ट डेवलप किया। बाद में इन्हें मॉडर्न हिस्ट्री के फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से जाना जाने लगा। इन्होंने अपना पूरा लाइफ जो है ना रिसर्च पे ही बिता दिया था, हिस्ट्री के रिसर्च पे ही अपना लाइफ बिता दिया और इन्हें फिर बाद में मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से हम लोग जानने लगे हैं। अगर कहीं भी आपसे पूछा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, तो आप इसका नाम याद रखिएगा, लियोपोल्ड वन रैंके, ये फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टाइम लाइन, ठीक है। टाइम लाइन यानी कि समय रेखा, यानी कि समय रेखा, ठीक है। समय रेखा है क्या, इसकी क्या जरूरत पड़ी, इसे हम लोग क्यों डेवलप किए, इसको हम लोग देखते हैं। तो समय रेखा को देखने से पहले हम लोग कुछ टर्म को देख लेते हैं, जैसे कि बीसी, एडी, ये सब है क्या। बीसी का यानी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, इसे हम लोग बोलते हैं और भी बोलते हैं बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है। यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म लेने से पहले की जितने भी कालक्रम में जितने भी चीज हुए हैं उसको हम लोग बीसी से डिनोट करते हैं, ठीक है। एडी, एनो डोमिनी, इसका हम लोग आफ्टर द बर्थ बोलते हैं, ठीक है। आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट हम लोग बोलते हैं, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म होने के बाद की जितनी घटना है उसको हम लोग एडी से डिनोट करते हैं। ये है बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, और एक आता है सीई, कॉमन एरा। ये दोनों सेम ही है बीसी और एडी के जैसे, जैसे कि बीसीई बीसी के जैसे है और एडी को हम लोग सी जैसा बोलते हैं। इसमें अंतर बस इतना सा ही है कि बीसी में आपका जीसस क्राइस्ट का नाम आ जाता है, जो कि एक आपका धर्म निरपेक्ष नहीं हो पाता है। तो इसी को कई हिस्टोरियन, इतिहासकार ने धर्म निरपेक्ष करने के लिए बीसीई का टर्म दे दिया, जो कि सेकुलर अब मेनली हो जाता है कि किस तरह से हम लोग कोई भी कास्ट को इंक्लूड ना करें, इसके लिए
BC का टर्म आया और एक AD को डिनोट करने के लिए हम लोग CE का टर्म यूज करने लगे। एक है BP, बिफोर प्रेजेंट, यानी कि अभी से, मतलब कि अभी से हम लोग जैसे अभी बात करते हैं, अभी से बीते हुए की बात करेंगे तो वो BP के अंदर आ जाता है। इसमें आपका AD BC दोनों इंक्लूड हो जाता है, ठीक है, बिफोर प्रेजेंट। और ये सिरका, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखिएगा। इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट बोलते हैं। जिस जगह हम लोग किसी एरा को या फिर किसी चीज को हम डिनोट करते हैं, जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ 1500 AD, ठीक है, से लेकर 1600 AD, तो आपको इससे पता चल गया कि 1500 AD से लेकर 1600 AD की बात हो रही है। लेकिन अगर मैं इसके पहले C डॉट जोड़ दूं कि C डॉट 1500 AD, इसका मतलब हो जाता है कि ये निश्चित नहीं है, इसको अप्रोक्सीमेट हम लोग किए हैं। इसका मतलब अगर हो तो इसका मतलब हो सकता है 1499 1499 AD, या फिर इसका मतलब हो भी सकता है कि 1501 AD। तो हम लोग को जब किसी डेट को कंफर्म नहीं पता रहता है तो हम लोग उसको अप्रोक्सीमेट करने के लिए C का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग टाइमलाइन। टाइमलाइन एक्चुअल में होता क्या है, तो ये है आपका टाइमलाइन। इसको बीच में जो आप लाइन देख रहे हो, ठीक है, इसको 0 से डिनोट किया जाता है और इसके बाद आपका ईयर स्टार्ट होता है 1 2 3, ठीक है, 4 5 करते करते देखो यहाँ 500 ईयर्स लिखा हुआ है, ये 1000 ईयर्स लिखा हुआ है, 1500 ईयर्स लिखा हुआ है। और इसके लेफ्ट साइड, ठीक है, जो कि BC से हम लोग डिनोट करते हैं, इसमें भी आपका टाइम को ही डिनोट करते हैं 1 2 3 4 करते करते हैं। ये 0 जो आप देख रहे हो, ये 0 को ओरिजिन माना गया। जब इतिहासकार हिस्ट्री को अरेंज करने के लिए सोच रहे थे कि किस तरह से उसे सीक्वेंस में अरेंज किया जाए, तब उन्हें एक टाइमलाइन की जरूरत पड़ी। तो उन्होंने सोचा कि हम लोग एक टाइमलाइन बनाते हैं और उसमें हम लोग सीक्वेंस के आधार पर अरेंज कर देंगे। इन्होंने तो वो सोच लिया कि हम लोग सीक्वेंस में उसे अरेंज कर देंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि किस ईयर को बेस ईयर माना जाए, कहाँ से इसकी शुरुआत की जाए, ताकि हम लोग बोल सकें कि इसके पहले और इसके बाद। तो उसी समय 0 को माना गया, यानी कि फर्स्ट ईयर, और 0 को हम लोग बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट से भी जानते हैं। जीसस क्राइस्ट, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के दिन को हम लोग 0 मान लिए और उसके बाद के जितने भी दिन थे उसको हम लोग AD से डिनोट करते हैं। आफ्टर AD मतलब एनो डोमिनी, या फिर आप बोल सकते हो कि आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। और उसके पहले, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म होने से पहले के दिन को हम लोग BC से डिनोट करते हैं, यानी कि बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। टाइमलाइन के आने के बाद जितने भी इतिहासकार थे, उन्होंने जितने भी हिस्ट्री में जो भी चीज हुए थे उसको एक सीक्वेंस में अरेंज कर दिया, जो कि हम लोग के लिए पढ़ने के लिए और उनके समय में उसे अरेंज करने के लिए भी एक बेस्ट कारगर काम किया, ठीक है, एक बेस्ट आपका काम हुआ। सिंपल इसमें आप देख रहे हो BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, BC मतलब बिफोर कॉमन एरा। मैंने आपको बता ही दिया कि ये दोनों एक ही चीज है। इसमें आपका क्रिश्चियन का नाम आ जाता है तो उसको कई इतिहासकार उसे हटाने के लिए, ठीक है, कि किसी भी आपका रिलीजन का उसमें नाम ना है, तो उसे बिफोर कॉमन एरा मतलब कि धर्मनिरपेक्ष करने के लिए कर दिया और एनो डोमिनी को कॉमन एरा के नाम से बता दिया। ये थी कुछ टाइमलाइन की बातें। अब देखिए इसमें क्या, आपको मैं एक चीज और बता देता हूं कि टाइमलाइन तो आप देख रहे हो, इसमें क्या है ना कि लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ टाइम बढ़ते जा रही है, लेकिन AD में भी आप देख रहे हो कि लेफ्ट से लेकर 1 2 3 4 काउंटिंग बढ़ते जा रही है, लेकिन जहां BC में आती है तो आप देख रहे हो ये घटते की ओर है, 1 2 3 4, इसमें उल्टा काउंटिंग चलता है, ठीक है। AD में अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बच्चा, ठीक है, या फिर कोई एक बच्चा है, इसका 500 AD में जन्म हुआ है और कोई 1000 AD में जन्म हुआ है, तो मगर मैं आपसे पूछूं कि कौन बड़ा है, तो आप मुझे जवाब दोगे कि 1000 AD वाला बड़ा है। लेकिन अगर वहीं मैं आपसे BC में पूछूं कि 1500 BC में एक बच्चे ने जन्म लिया और एक ने 500 BC में जन्म लिया था, अगर मैं पूछूं कि इस दोनों में से कौन बड़ा है, तो आप जवाब दोगे 500 BC वाला, क्योंकि आप देख रहे हो कि टाइम आपका इधर की ओर बढ़ रहा है, टाइम आपका इधर बढ़ रहा है, लेकिन आपका नंबरिंग, इसका काउंटिंग उल्टा हो रहा है। इसीलिए हम लोग इसमें जो
जितना भी नंबर कमते जाएगा वो उतना बड़ा होते जाता है, याद रखिएगा। आपने मैथ में देखा होगा जिसमें टाइम लाइन हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ 0 रहता है, 1 2 3, ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं, इधर डॉट डॉट डॉट, ऐसे हम लोग -1 -2 -3 करके डिनोट करते हैं। बस उसी तरह से ये टाइम लाइन है हिस्ट्री का भी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू टाइम ग्लोसरी, समय शब्दावली के बारे में जानते हैं। इसमें हम देखेंगे कि डिकेड क्या होता है, फर्स्ट हाफ सेंचुरी क्या होता है, फिर सेकेंड हाफ सेंचुरी क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे सेंचुरी में क्या होता है, सेंचुरी का किस तरह से टर्म है, इसमें कितने ईयर इंक्लूड है, मिलेनियम और सिरका, जो कि सिरका को हम लोग देख लिए, फिर से एक बार देख लेते हैं। चलते हैं हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इंपॉर्टेंट टर्म्स टाइम ग्लोसरी से रिलेटेड। सेंचुरी, द पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, ठीक है, पीरियड ऑफ 100 ईयर्स को हम लोग सेंचुरी बोलते हैं। इससे हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 सेंचुरी इज इक्वल टू 100 ईयर्स, यानी कि एक सेंचुरी में 100 साल आते हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि 6 सेंचुरी बीसी, ठीक है, बीसी याद रखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 6 सेंचुरी बीसी में कब से कब ईयर होंगे, इसका आप क्या बताओगे? इसको मैं आपको एक नए तरीका से बताता हूँ। जैसे कि 6 सेंचुरी बीसी है, यानी कि 6 × 100 इज इक्वल टू आपका 600 हो जाएगा, ठीक है। अब बात आ रही है कि बीसी की, तो हम लोग जानते हैं कि बीसी में हम लोग इसे उल्टा गिनते हैं, ठीक है। तो 600 से लेकर के हम बोलेंगे कि 100 साल, यानी कि 600 से लेकर 500 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा 600 से लेकर के 501 बीसी, ये हो गया आपका 6 सेंचुरी बीसी। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है 6 सेंचुरी बीसी, मतलब 6 सेंचुरी बीसी से 500 बीसी तक, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जिसमें कि मैंने लिखा हूं कि 20th सेंचुरी एडी, यानी कि 20 सेंचुरी एडी। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग 20 × 100 कर देते हैं, आपका ये हो जाएगा 2000। और एडी की बात आ रही है, तो एडी को हम लोग कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते से बढ़ते क्रम की ओर देखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 1901 से लेकर 2000 तक, ये आपका हो जाएगा 20th सेंचुरी एडी। ये जितना भी टर्म मैं आपको अभी बता रहा हूँ, सेंचुरी, आगे मैं डिकेड बताऊंगा, फर्स्ट सेंचुरी, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन आपको हिस्ट्री को रिलेट करने में, आप हिस्ट्री पढ़ोगे, पॉलिटी पढ़ोगे, या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो जीके में, आपको उसे रिलेट करने में काफी हेल्प, मतलब मदद करती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, डिकेड, ठीक है। डिकेड क्या है? डिकेड में आपका आ जाता है कि पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है। इसमें आपका 10 साल के पीरियड को हम लोग डिकेड बोलते हैं। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 डिकेड इज इक्वल टू 10 ईयर्स, यानी कि 10 साल को हम लोग जब मिला दें तो एक डिकेड होता है। एग्जाम्पल कि फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी एडी, अगर मैं बोलूँ कि फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी एडी, अब यहाँ इंपॉर्टेंट देखिए क्या आती है कि 20th सेंचुरी एडी, यानी कि इसको मैंने क्या बताया आपको, 20 × 100 कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 2000, ठीक है। एडी की बात हो रही है, जिससे हम लोग क्या होगा, इससे उल्टा, तो 1901 से लेकर आपका हो जाएगा 2000, ये आपका एडी हो जाएगा, ठीक है, ये आपका एडी हो जाएगा। अब देखिए इसमें बात आ रही है कि फर्स्ट डिकेड, यानी कि पहले 10 साल किसके, 20th सेंचुरी एडी के, जिसमें क्या हो जाएगा, इसमें 1901 से हम लोग गिनेंगे, 10 साल कब हो जाएंगे, तो 1910 एडी, ये आपका हो जाएगा पहले 10 साल। देखिए यहाँ देखिए लिखा हुआ भी आंसर में, द पीरियड फ्रॉम 1901 टू 1910, ये आपका हो गया फर्स्ट डिकेड। उसी तरह 5th डिकेड आता है, तो उसमें मैं आपका देखो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट 5th डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी एडी, इसका पीरियड आपका हो जाएगा 1941 एडी से लेकर 1950 एडी तक, ठीक है। उसी तरह लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी एडी आपका 1901 से लेकर 2000 एडी तक हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको आपको फिर से समझाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। देखो जैसा कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 5th डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी एडी, ठीक है, इसको हम लोग चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं 20th सेंचुरी एडी, ठीक है। इसमें क्या हो गया कि हम लोग ने क्या देखा था कि 1901 से लेकर 2000 एडी तक आपका हो गया 20th सेंचुरी एडी, ठीक है। सेंचुरी मतलब 100 साल के टर्म, तो 1901 से लेकर 2000 तक आपका 100 साल हो जाता है। अब इसमें आपका देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि फर्स्ट डिकेड, ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट डिकेड, 5th डिकेड,
यानी कि पहले 10 साल, 50वें साल, 5th डिकेड। तो इसमें देखिए, इससे मैं आपको कर दूं कि 1901 से, तो ये क्या हो जाएगा 1901 से लेकर 1910, ठीक है। इसको मैं करता हूँ 1910, इसको फिर हो जाएगा 1911 से लेकर आपका ये हो जाएगा 19 कब हो जाएगा 20 तक, फिर हो जाएगा आपका 1921 से लेकर 1930 तक, 1931 से लेकर 1940 तक, 1941 से लेकर 1950 तक। अब देखिए, ये तो आपका हो गया फर्स्ट डिकेड, किसके 20th सेंचुरी, मतलब पहले 10 साल, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट डिकेड, ठीक है। इसी तरह ये आपका हो जाता है सेकेंड डिकेड, माने कि सेकेंड 10 साल, ये आपका हो जाएगा थर्ड डिकेड, ये हो जाएगा फोर्थ, और ये आपका हो जाता है 5th। आपके क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा हुआ था, कि मैंने आपसे भी पूछा क्वेश्चन कि फर्स्ट डिकेड, ठीक है, पहले 10 साल किसके 20th सेंचुरी एडी के, तो उसको आपने तो यहाँ पे देखा कि क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट डिकेड 1901 से 1910 तक, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ भी है 1901 से 1910 एडी तक। उसी तरह 5th डिकेड का, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ करते करते हम लोग जब 5th में आते हैं, तो ये आपका हो जाएगा कब से कब 1941 से लेकर 1950 तक। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि 6th डिकेड यानी कि छठवां, ठीक है, 6th डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी एडी, आप क्या बोलोगे, इसका आंसर क्या दोगे मुझे? इसका आंसर हो जाएगा, इसके बाद देखिए ये 5th है, इसका 6th क्या हो जाएगा 1951 से लेकर 1960 तक आपका ये हो जाएगा 6th डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी एडी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, फर्स्ट हाफ सेंचुरी, ठीक है, फर्स्ट हाफ सेंचुरी यानी कि पहले 50 साल, किसके, सेंचुरी मतलब होता है 100 ईयर, यानी पहले 50 साल 100 साल के। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ आपका यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी एडी, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा देखिए, या 1901 से 1950, क्योंकि देखिए हाफ सेंचुरी से एक सेंचुरी में होता है आपका 100 साल, इसको अगर हम हाफ कर देते हैं तो इसका ये टर्म हो जाता है 50 ईयर्स का, ठीक है, 50 साल का हो जाता है। यहाँ पे फर्स्ट हाफ आपसे पूछा जा रहा है तो ये 50 हो जाएंगे, किसका, तो 1901 से लेकर 50 साल आपका 1950 तक, ये आपका हो जाता है फर्स्ट हाफ सेंचुरी। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड हाफ, यानी कि लास्ट 50 ईयर्स ऑफ सेंचुरी। इसमें क्या हो जाएगा आपका 1951 से लेकर 2000 एडी तक, सिंपल है। इसी तरह से कुछ कुछ टर्म है आपको माइंड में सेट करके रखना है, ताकि आप कहीं भी कहीं हिस्ट्री को पढ़े तो आप उसे रिलेट कर सकें और आपको वो रटना नहीं पड़े, ठीक है। डेट को आप दिमाग में रखें, हाँ इसमें से ये था, इस समय से ये था, तो ये तभी होगा जब आप इसे अच्छे से समझ पाओगे। अब देखते हैं नेक्स्ट मिलीनियम, ठीक है, क्या देखते हैं हम लोग, मिलीनियम। इसमें क्या होता है कि द पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, ठीक है, सॉरी 1000 ईयर्स, 1 मिलीनियम को हम लोग आपका 1000 ईयर्स भी बोल सकते हैं, यानी कि 1 मिलीनियम में आपका 1000 साल होता है। जैसा कि मैं आपसे बोलूं कि फर्स्ट मिलीनियम बीसी, इसमें क्या हो जाएगा 1000 से लेकर 1 बीसी। आप देख रहे हो इसमें किधर से हो रहा है, घटते, बढ़ते से घटते की ओर, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है, क्योंकि जैसे टाइम लाइन था, इसमें आपका यहाँ 0 था, 1 2 3 करते करते कहीं पे आपका यहाँ पे आपका 1000 ईयर्स आएगा। तो इसमें क्या बोला कि फर्स्ट मिलीनियम यानी कि पहले 1000 साल, तो यहाँ कहाँ से हम लोग गिनेंगे, हम लोग 0 से गिनेंगे, तो 1 2 3 4 करते करते हम आएंगे तो कहीं यहाँ होगा, तो ये आपका टर्म हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा 1000 से लेकर 1 बीसी तक, ये वाला आपका टर्म हो जाएगा फर्स्ट मिलीनियम बीसी। उसी तरह फर्स्ट मिलेनियम एडी है, तो एडी हम लोग जानते हैं इधर बीसी होता है और आपका राइट हैंड साइड की ओर एडी होता है। इधर आपका 1 2 3 4 करते करते आपका फिर आ जाएगा यहाँ कहीं और 1000, ठीक है, तो 1000। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये हो जाएगा आपका आंसर 1 एडी से लेकर 1000 एडी, ठीक है। उसी तरह सेकेंड मिलेनियम एडी, अब देखिए ये तो आपका टर्म हो गया 0 से लेकर 1000, ये हो गया फर्स्ट मिलेनियम, ठीक है, फर्स्ट हो गया। लेकिन अब सेकेंड मिलेनियम का बात हो रहा है, तो क्या हम लोग करेंगे, यहाँ से देखेंगे कि 1001 एडी से लेकर 1000 साल, यानी कि कहीं यहाँ पे हमें मिलेगा डॉट डॉट करते करते यहाँ पे आपका हो जाएगा 2000।
ये आपका ये देखिए टर्म है कि 1001 से लेकर 2000 एडी तक आपका सेकेंड मिलेनियम एडी होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं भी आपको दिक्कत हो रहा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे ओवरकम करने की पूरी कोशिश करूंगा। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि ये तो आप समझ गए मिलेनियम क्या होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि अभी हम लोग कौन से मिलेनियम में चल रहे हैं, हम लोग का कौन सा मिलेनियम है, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। जो सही बताएंगे मैं उसके कमेंट को जरूर लाइक करूंगा। अब नेक्स्ट देखते हैं सिरका। इसमें तो हम लोग देख ही लिया हम लोग कि अप्रोक्सीमेट होता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट करने के लिए बताते हैं, देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट डेट इज नॉट नोन, इसका कि हम लोग को एग्जैक्ट डेट पता नहीं रहता है, चाहे वो एक साल पीछे या फिर एक साल आगे हो, तो हम लोग जब कंफर्म नहीं हो पाते हैं तो उसके आगे हम लोग सी डॉट छोड़ देते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए सी डॉट 1500 BC टू 600 BC, ये किसी भी चीज का पीरियड है जिसमें कि आपको नोन नहीं है, ठीक है। इसमें हमको कंफर्म नहीं है कि ये 1500 ही है, हो सकता है ये 1499 BC हो सके होता, या फिर ये 1501 BC होता, यानी कि 1501 BC। तो जब हम लोग कंफर्म नहीं होते हैं तो ऐसे जगह हम लोग क्या करते हैं कि एक नंबर को चूज कर उसके आगे सी लगा देते हैं कि सी डॉट 1500 BC से लेकर 600 BC। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टाइम ग्लोसरीज के बारे में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डेवलपमेंट ऑफ कैलेंडर, कि किस तरह से हम लोग का कैलेंडर डेवलप हुआ। आज जो हम लोग कैलेंडर यूज करें वो कौन सा कैलेंडर है, ठीक है। मैंने एक रैंडमली स्टूडेंट से पूछा कि ये हम लोग जो कैलेंडर यूज करते हैं वो कौन सा कैलेंडर है, तो वो उसने मुझे जवाब दिया कि ठाकुर प्रसाद कैलेंडर। ऐसा जवाब आप मत दीजिएगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो कैलेंडर यूज करते हैं वो कौन सा कैलेंडर है, उसका क्या सही नाम है। चलिए चलते हैं आगे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि मैं जो हम लोग आज जो कैलेंडर यूज करते हैं वो है ग्रिगोरियन कैलेंडर, ठीक है। जो हम लोग कैलेंडर यूज करते हैं उसका नाम होता है ग्रिगोरियन कैलेंडर, और इसे इंट्रोड्यूस करने वाले रोमन पॉप ग्रिगोरी थे। और इन्होंने कब इंट्रोड्यूस किया था, तो 1582 एडी में इंट्रोड्यूस किया था। आप आज से याद रखिएगा कि हम लोग जो आज कैलेंडर यूज करते हैं, जो अभी हम लोग कैलेंडर यूज करते हैं वो आपका ग्रिगोरियन कैलेंडर है। इसे इंट्रोड्यूस करने वाले रोमन पॉप ग्रिगोरी थे और इन्होंने 1582 एडी में इंट्रोड्यूस किया था। जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है ये डेवलप हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले जूलियन कैलेंडर आया, उसके बाद उसे क्रिश्चियन कैलेंडर आया, फिर धीरे धीरे करते करते उसमें कुछ खामी को ओवरकम करते करते हम लोग अभी ग्रिगोरियन कैलेंडर यूज कर रहे हैं। देख लेते हैं कि ये क्रिश्चियन कैलेंडर को किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो क्रिश्चियन कैलेंडर को मॉन्क डायनेसिस एक्सटिग्यूस ने 527 एडी, ठीक है, 527 एडी में मॉन्क डायनेसिस एक्सटिग्यूस ने इंट्रोड्यूस किया था। और फिर इसी तरह जूलियन कैलेंडर, इसकी शुरुआत आपकी 46 BC में रोमन किंग जूलियस सीजर ने की थी। आप समझ रहे होंगे। तो सिंपल सा आप बात जानिए कि इसमें कौन कौन से, इसका जो एग्जाम में पूछा जाता है ये पूछा जाता है कि कब इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, ऐसे किसने इंट्रोड्यूस किया। ज्यादातर आपके ग्रिगोरियन कैलेंडर के बारे में पूछा जाता है क्योंकि हम लोग प्रेजेंट डे में ग्रिगोरियन कैलेंडर ही यूज कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट में। अब हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एरा, ठीक है। जो युग है उसको किस तरह से डेवलप हुई और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट युग के बारे में हम लोग जानेंगे जो कि एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसे एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो चलिए देखते हैं। एरा में आ जाते हैं। तो एरा में है सबसे इंपॉर्टेंट आपका आ जाता है काली एरा, ठीक है। इसकी शुरुआत देखिए यहाँ लिखा है बिगन 20 ईयर्स आफ्टर द एंड ऑफ महाभारत। महाभारत के 20 साल के खत्म होने के बाद काली एरा की शुरुआत हुई, ठीक है। इसका एग्जैक्ट डेट जो है ये है आपका 18 फरवरी 3102 BC, ठीक है। एग्जाम में इससे क्या इंपॉर्टेंट पूछा जाता है तो इसमें आपका डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि काली एरा की शुरुआत कब हुई। तो इसका डेट है आपका 18 फरवरी 13102 BC, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सप्तऋषि और लौकिका एरा, ठीक है। सप्तऋषि या फिर लौकिका एरा ये एक ही नाम है, कंफ्यूजन मत खाइएगा। कभी कभी एग्जाम में सप्तऋषि करके पूछा जाता है, कभी कभी लौकिका करके पूछा जाता है, ठीक है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 3077 से लेकर 3076 BC में हुई थी और इसकी शुरुआत काली एरा के 25 साल, ठीक है। जब काली एरा की खत्म हो गई, एक्सपायरी हो गई, तो उसके 25 साल के बाद आपका सप्तऋषि और लौकिका एरा की शुरुआत हुई। देखते हैं नेक्स्ट विक्रमा और कृता मालवा एरा,
ठीक है, ये एक ही है, विक्रमा बोलिए या फिर कहीं कहीं कृता लिखा हुआ है या फिर कहीं कहीं मालवा लिखा हुआ है, ये एक ही नाम है, बस अलग 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 एक ही चीज के 3 नाम में बांट दिया गया है। तो इसकी शुरुआत जो है विक्रमा एरा की शुरुआत बोल रहे हो, तो इस विक्रमा एरा की शुरुआत किसने, लोकल किंग, उज्जैन के लोकल किंग मालवा, ठीक है, उज्जैन में मालवा जगह है, वहां के लोकल किंग विक्रमादित्य ने की थी। जब उन्होंने सका को हराया था, देखिए लिखल है विक्ट्री ओवर सका, जब उन्होंने सका को पराजय कर अपना राज स्थापित किया तब उन्होंने 58 या 57 बीसी में अपना विक्रम एरा की शुरुआत की। तो याद रखिएगा, इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विक्रमा एरा की शुरुआत किसने की, तो आप इसका जवाब देंगे कि विक्रमादित्य ने विक्रमा एरा की शुरुआत की। कब, 58 से लेकर 57 बीसी के बीच में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है, इसे आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से और याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं सका, ठीक है, सका एरा के बारे में। तो इसकी शुरुआत जो है, सका एरा की शुरुआत किसने की थी, कनिष्का, ठीक है, जो कि एक कुषाण रूलर थे। कनिष्का जो थे ये कुषाण रूलर थे, कुषाण रूलर कनिष्का ने सका एरा की शुरुआत की। कब, 78 एडी में, ठीक है, कनिष्का कुषाण रूलर के कनिष्का ने 78 एडी में इसकी शुरुआत की। कब, जब इन्होंने राजगद्दी संभाला। कई सारे जो आप एरा के बारे में देखोगे, ये ज्यादातर आपको मिलेगा कि जब उन्होंने या फिर किसी को हराकर अपना जीत को जीता या फिर किसी जगह को जीत कर अपना राज स्थापित किया, तब उन्होंने एरा की शुरुआत की, जैसे कि हम युग की शुरुआत की। इसे इसके देखते हैं कुछ साउथ इंडिया में, ठीक है, सका को शिवल्ली याना सका बड़ा के नाम से जानते हैं। और इससे इंपॉर्टेंट देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है वो सका एरा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। क्यों, क्योंकि सका एरा जो है इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे अप्रूव कर रखा है। ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ जो हम लोग कैलेंडर आज यूज कर रहे हैं वो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, उसके साथ सका एरा को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज करती कई ऐसे जगह में, और इसे नेशनल कैलेंडर का भी दर्जा मिला है, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ऐसा कौन सा एरा है जिसको कि नेशनल कैलेंडर के साथ यूज किया जाता है या फिर उसे नेशनल कैलेंडर का दर्जा मिला है, आप बोलोगे कौन सा, सका एरा, ठीक है, सका एरा। और इसको कब मिला, तो 22 मार्च 1957 को इसको नेशनल कैलेंडर का दर्जा मिला। अगर इसको सका के डेट से बताएं, ये 1 चैत 1879 सका है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट कर लीजिएगा आप और इसे जल्दी याद कर लीजिए साथ ही साथ, ताकि आप एग्जाम में इसे भूले ना और अच्छे से अपने ड्रीम जॉब को क्रैक कर सकें। नेक्स्ट देखते हैं कलचुरी, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसमें देख लेते हैं फिर भी हम लोग। इसकी शुरुआत 248 एडी में अबीर किंग ईश्वर चंद ने की, बाद में इसे आपका कई आए कलचुरी आए, उन्होंने फिर इसे आगे लेके गए। आता है गुप्ता एरा, आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, गुप्ता एरा, ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है। इसकी शुरुआत गुप्ता रूलर चंद्रगुप्ता वन ने, ठीक है, कब की, जब उन्होंने अपने राजगद्दी संभाला, यानी कि उन्होंने जब जीता, थ्रोन हुआ, देखिए यहाँ पे लिखल एसेंड टू हिज थ्रोन, जब वो अपने राजगद्दी को संभाले तब उन्होंने गुप्ता एरा की शुरुआत की। कौन, चंद्रगुप्ता वन ने, ठीक है। अब कब, तो 19 से लेकर 20 तक, यानी कि 319 से लेकर 320 एडी के बीच में गुप्ता रूलर चंद्रगुप्ता वन ने गुप्ता एरा की शुरुआत की, ठीक है। बाद में जब गुप्ता एरा में डिक्लाइन आने लगी तो फिर वल्लवी के मित्र लोग ने, ठीक है, इसे वल्लवी सम्मत का नाम दिया एरा को और फिर इसे आगे लेके गए। नेक्स्ट देखते हैं हर्षा एरा, इसकी शुरुआत कन्नौज के किंग हर्षवर्धन ने की थी, ठीक है, 606 एडी में। हर्षा एरा की शुरुआत किसने, तो कन्नौज के किंग हर्षवर्धन ने की थी, जब इन्होंने अपना राजगद्दी संभाला। ज्यादातर मैंने आपको बोला ना कि ज्यादातर जो है जब अपना राजगद्दी संभालते हैं या फिर किसी को हरा कर किसी जगह को जीतते हैं तब वो बोलते हैं कि आज से हमारी एरा की शुरुआत हुई, आज से हर्ष युग की शुरुआत हुई, आज से गुप्ता युग की शुरुआत हुई, ऐसे कर वो अपना नया युग लाते रहते हैं। ये है आपका हिजरी, ठीक है, हिजरी एरा है, ये आपका ज्यादातर इसमें डेट पूछा जाता है कि 322 एडी में हिजरी एरा की शुरुआत की थी, ठीक है।
ये कुछ खास है नहीं उतना। नेक्स्ट देखते हैं कोलम, इसमें भी आपका डेट है इंपॉर्टेंट कि कब, तो 825 एडी में कोलम एरा की शुरुआत हुई। मालाबार केरला में इसे यूज किया जाता था। नेक्स्ट है नेवारी या फिर इसे नेपाली एरा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसे जयदेव मौल ने स्टार्ट किया था कब, तो 879 एडी में। इसे आप नोट कर लीजिएगा कि नेपाली एरा बोलिए या फिर आप नवारी एरा की शुरुआत जयदेव मौल ने 1879 एडी में की थी। नेक्स्ट आ जाता है चालुक्य विक्रमा एरा, ठीक है। चालुक्य विक्रमा, इसकी जो स्टार्टेड हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 1076 एडी, ठीक है। 1076 एडी में चालुक्य विक्रमा एरा की शुरुआत हुई थी। और इसे शुरुआत करने वाले, फाउंड करने वाले विक्रमादित्य 6 थे, ठीक है। ये एक चालुक्य रूलर थे, उन्होंने किया था। सिंपल से याद रखिएगा, चालुक्य विक्रमा अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि किसने की थी, तो आप इसे बोलोगे चालुक्य विक्रमा की शुरुआत विक्रमादित्य 6 ने 1076 एडी में की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लक्ष्मणा, या फिर इसे कई लोग लक्ष्मण एरा भी बोलते हैं। तो इसके फाउंडर सेन रूलर ऑफ बंगाल लक्ष्मण सेन ने की थी, ठीक है। लक्ष्मण सेन बंगाल के सेन रूलर थे। इन्होंने 1119 एडी में इसकी शुरुआत की थी। उसी तरह इलाही है, इसकी शुरुआत आपके मुगल अकबर ने 1584 एडी में की थी, लेकिन बाद में फिर 1058 एडी में औरंगजेब ने इसे यूज किया, नाम देकर इलाही एरा की नाम दिया और इसे फिर यूज करने लगे। ये सब कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, जो कि ये देखिए ये आपका हो जाता है चालुक्य विक्रमा, ठीक है। चालुक्य विक्रमा, उसके बाद आ जाता है आपका यहाँ पे देखिए हर्ष एरा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी तरह गुप्ता एरा, कलचुरी, सका तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरा है भाई, हर एग्जाम में लगभग पूछ दिया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं फिर भी जो कुछ एरा है उसको मैं ऐड कर दिया हूँ स्लाइड में। लेकिन जो इंपॉर्टेंट एरा मैं बता रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिएगा और उसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर आ जाता है राजसका एरा, इसकी शुरुआत हुई थी 1674 एडी में, ठीक है। मराठा छत्रपति शिवाजी ने इसे स्टार्ट किया था। तो ये थी पूरी एरा के बारे में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्रोनोलॉजी, कि हिस्ट्री में जो हम लोग क्रोनोलॉजी पढ़ने वाले हैं, किस तरह से हिस्ट्री को डिवाइड किया गया और हम लोग को किस तरह से हिस्ट्री को पढ़ना है, जो कि हम लोग एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकें। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री को, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री का क्रोनोलॉजी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट में है कि एंशिएंट इंडिया, हम लोग एंशिएंट इंडिया के बारे में जानेंगे, जो कि हम लोग अभी देख ही रहे हैं, ये एंशिएंट इंडिया का पार्ट ही है। फिर देखेंगे मेडिवल पीरियड, क्या कि मेडिवल इंडिया में क्या क्या हुआ। फिर आता है मॉडर्न पीरियड, कि मॉडर्न इंडिया में हम लोग क्या क्या है। देखते हैं इसे डिटेल में कि एंशिएंट इंडिया में क्या है, मेडिवल पीरियड में क्या है और मॉडर्न इंडिया में क्या है। एंशिएंट इंडिया, ठीक है, इसमें जो आपका टॉपिक है, आपका टोटल 9 टॉपिक है। एंशिएंट इंडिया में टोटल आपके 9 टॉपिक है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला आ जाता है आपका हिस्टोरिकल पीरियड, जो कि आज का टॉपिक है हम लोग क्लास सेशन का। हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में देखें, सका के बारे में देखें। उसके बाद आता है प्री हिस्ट्री, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, महाजनपद पीरियड, मौर्यन पीरियड, पोस्ट मौर्यन, जिसको हम लोग प्री गुप्ता के नाम से भी जानते हैं। फिर आता है गुप्ता पीरियड और पोस्ट गुप्ता या फिर वर्धना डायनेस्टी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो एंशिएंट इंडिया जो है हमारे सिलेबस के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, आपका वैदिक कल्चर हो गया, किस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापना हुई, क्या क्या खास थे सिंधु घाटी सभ्यता में, उसको हम लोग देखेंगे। वैदिक कल्चर में देखेंगे कि किस तरह से वेदास की कंपोज हुआ, किस तरह से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद बने। फिर महाजनपद के बारे में देखेंगे, मौर्यन करके। ये सब कुछ 9 टॉपिक है जिसको कि हम लोग पढ़ेंगे। और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है, क्योंकि लगभग क्वेश्चन आपका इस सब टॉपिक से पूछा जाता है, ठीक है। ये थी एंशिएंट इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देखते हैं नेक्स्ट मेडिएवल इंडिया। मेडिएवल इंडिया में हम लोग पढ़ेंगे अर्ली मेडिएवल पीरियड के बारे में, जिसमें कि नॉर्थ इंडिया के बारे में देखेंगे, साउथ इंडिया के बारे में देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे सुल्तान पीरियड में, जिसमें कि हम लोग दिल्ली सुल्तान, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे और अदर किंगडम्स के बारे में देखेंगे। फिर आ जाता है रिलीजियस मूवमेंट, कौन कौन से ऐसे रिलीजियस मूवमेंट हुए थे मेडिएवल इंडिया में, उसको हम लोग देखेंगे। मुगल पीरियड के बारे में देखेंगे, मराठा
और यूरोपियन सबके बारे में हम लोग देखेंगे। अब देखिए मॉडर्न इंडिया, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। जो हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है आपका एंशिएंट और मॉडर्न। मेडिवल से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो पूछा मेनली क्वेश्चन जाता है वो आपका एंशिएंट से पूछा जाता है और मॉडर्न इंडिया से पूछा जाता है। तो मॉडर्न इंडिया में हम लोग देखेंगे एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर, ब्रिटिश ने कैसे अपना अपना पावर को पूरे इंडिया में एक्सपेंड किया। फिर देखेंगे इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल का क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुए हमारे मेडिवल इंडिया में, मॉडर्न इंडिया के पीरियड में। फिर सोशल रिलीजियस मूवमेंट के बारे में देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, VVI अब बोल सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, स्टेट PCS या कोई भी ऐसे एग्जाम की तैयारी करो तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें रिवॉल्ट 1857 फेज आ जाता है, एक्सट्रीमिस्ट फेज आ जाता है, गांधीन एरा के बारे में, सबके बारे में हम लोग इसे डिटेल में पढ़ेंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है वुमेन मूवमेंट और फ्रीडम स्ट्रगल, इस सब के बारे में हम लोग, और भी कई टॉपिक है जिसको कि हम लोग मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये थी कुछ तो क्रोनोलॉजी इंडियन हिस्ट्री की, किस तरह से हम लोग हिस्ट्री को अप्रोच करेंगे और किस तरह से स्टडी करेंगे ताकि हम लोग अपने ड्रीम जॉब को अचीव कर सकें, ठीक है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है। पहला आपका क्वेश्चन आ जाता है वो है कि कोरोनेशन ऑफ शिवाजी टुक प्लेस इन, ये क्वेश्चन है कि ये शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ, कहाँ के जगह, ये गलत है, यहाँ पे कब होगा, ठीक है, कब होगा। तो शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ, इसका आंसर है 1674 AD, बी ऑप्शन, ठीक है, 1674 AD में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। ये देखिए आपका SSC CGL में भी पूछा गया, 2011 में पूछा गया और कई जगह पे भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री। इसको तो मैंने आपके इस वीडियो लेक्चर में शुरू में ही बता दिया कि इतिहास के पिता कौन थे, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा इसमें, आप मुझे कमेंट करके बताना कि इसका सही आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलिटरेट, निम्नलिखित में कौन एक अनपढ़ थे। देखो भाई यहाँ तो अनपढ़ अपना इतिहास रच के जा रहे हैं और आप तो पढ़े लिखे हो, आपको भी एक इतिहास रचना है, माँ बाप के नाम को रोशन करना है और एक ड्रीम जॉब को अचीव करना है, अपने कोई भी सरकारी पेपर को क्लियर करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, आपको करना है और आप कर सकते हो, ठीक है। देखो अनपढ़ होने के बाद भी अपना नाम दर्ज करके चले गए और हमें आपको आज पढ़ना पड़ रहा है। तो देखते हैं कौन थे इसमें से इलिटरेट, तो ये है अकबर, ठीक है। अकबर जो थे ये पढ़े लिखे नहीं थे, ये इलिटरेट थे, याद रखिएगा। इसे भी देखिए SSC CGL में और 2010 में और कई एग्जाम में पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोधी डायनेस्टी, ठीक है, वाज फाउंड बाय, इसे SSC CGL 2010, 2030 और कई एग्जाम में पूछा गया है। लोधी राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इसका आंसर होता है, सही आंसर है बहलोल लोधी। इसे याद करने के लिए आप इसे बकलोल लोधी भी कर सकते हो, लोधी भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा बहलोल लोधी है जो कि लोधी डायनेस्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड विच एरा एज ए नेशनल कैलेंडर, इसका भी मैंने आपको इस वीडियो सीरीज में बताया था, आगे मैंने आपको पढ़ा दिया एरा के में कि कौन से एरा को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल कैलेंडर के रूप में अप्रूव कर रखा है। इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, ठीक है। अगर आप सही बताओगे तो मैं आपके कमेंट को लाइक भी करूंगा। और देखता हूं नेक्स्ट मिसलेनरी पार्ट। देखिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप कोई भी बुक अगर घर में पढ़ रहे हो, चाहे वो आप लूसेंट हो या फिर कोई भी बुक पढ़ रहे हो, तो ये एक पोर्शन बहुत ही बल्कि है, क्योंकि कई स्टूडेंट है जो कि शुरू से हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, पॉलिटी पढ़ लेते हैं, ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, लेकिन लास्ट में जो मिसलेनरी पार्ट आता है जिसमें कि फर्स्ट फादर ऑफ हिस्ट्री या फिर बहुत सारे क्वेश्चन हैं उसको दिया हुआ है, तो वो पढ़ नहीं पाते हैं और लास्ट में एक बर्डन हो जाता है कि अरे यार इतना सारा क्वेश्चन को मैं कैसे याद करूं। तो इसी को ओवरकम करने के लिए हम लोग हर वीडियो में लास्ट में 5 क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे ताकि आप डेली 5 क्वेश्चन को याद करें और इस पूरे वीडियो सीरीज के लास्ट में होते होते आपका एक मिसलेनरी पार्ट खत्म हो जाए और आपके एग्जाम में लोड नहीं पड़े और आप एक अच्छे से एग्जाम को क्रैक कर सकें। ये है आज के 5 मिसलेनरी क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल,
बंगाल के पहले राज्यपाल कौन थे? इसका आंसर है लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव जो थे ये बंगाल के पहले राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गवर्नर, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल के अंतिम राज्यपाल कौन थे? जिसका आंसर हो जाएगा वॉरेन हस्टिंग, ये बंगाल के अंतिम राज्यपाल थे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका भी आंसर हो जाता है आपका वॉरेन हस्टिंग। याद रखिएगा कि लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये दोनों वॉरेन हस्टिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल यानी कि पहले गवर्नर जनरल भारत के कौन थे? तो इसका आंसर है लॉर्ड विलियम वेंटिक। लॉर्ड विलियम वेंटिक जो थे ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट क्या है, विसरी ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम विसरी कौन थे? इसका आंसर हो जाता है लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो थे ये आपका भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम विसरी ऑफ इंडिया थे। तो ये थी आज के लास्ट 5 क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो सीरीज पूरा मजा आया होगा, ठीक है। आप सभी का थैंक यू इस पूरे वीडियो को साथ में मेरे साथ देखने के लिए, पढ़ने के लिए। आई होप आप इस पूरे वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। तब तक के लिए हम मस्त रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।